If you are preparing for mains, you can't skip this video. This is for you. अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए है। नंबर क्यों नहीं मिलते, मेंस में नंबर क्यों नहीं मिलते और जीएस में भी नंबर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछता है, हम लिखते कुछ और। हमें बोलता है एग्जामिन वो एक्सप्लेन, तो हम लिख देते हैं इल्यूसिडेट कर देते हैं। हमसे बोलता है इल्यूसिडेट, हम कर देते हैं क्या नाम है, इलस्ट्रेट कर देते हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन का एक पर्टिकुलर मतलब है और जब तक वो उसको नहीं मिलेगा ना तब तक मजा उसको नहीं समझ में आएगा। जैसे अब देखो उसने क्या, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हो। जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स लॉ दे दिया, उस कॉम्प्लेक्स बात कर दी। अब आपने एक सिचुएशन दिया हाइपोथेटिकल, सपोज ए ये है बी ये है, मैथ में जैसे हम लोग करते हैं, एक ए है बी है और ए ने बी को मारा और ए की इंटेंशन थी कि बी को मार दे, ठीक है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उसने उसको हिट किया, तो वो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अगर ऐसे वो दे रहा है तो मतलब ए भी कोई उसने सपोज किया है ना, दिस इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब उसने अगर ऐसे किया होता कि करतार सिंह ने, ठीक है, करतार सिंह ने किसी बंदे को, मतलब XYZ जो रियल फैक्ट है, करतार सिंह ने किसी बंदे XYZ को, जो बंदा का नाम है मान लो कि तारा सिंह, तारा सिंह को करतार सिंह ने चाकू से मारा। इस केस में करतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो ये क्या कोर्ट कर रहा है, वो फैक्ट कोर्ट कर रहा है, फैक्ट्स है, ऐसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया है। तो ये बात इलस्ट्रेशन नहीं है, ये क्या है, इल्यूसिडेट करने में फैक्ट दे रहे हो आप, ठीक है ना। इंडिया में हर साल इतने बच्चे मर जाते हैं या इस बीमारी से, क्या दे रहे हो, फैक्ट दे रहे हो, किसी रिपोर्ट किसी डेटा का आप एग्जांपल दे रहे हो, तो ये इल्यूसिडेट में आता है, ठीक है। इलस्ट्रेट में क्या आएगा, आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल देकर और आप समझा दो किसी को, यानी कि बात को आसान भाषा में समझा देना। समझ आ गई बात? तो एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट एंड इलस्ट्रेट, इन तीनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। इल्यूसिडेट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़े। साजिया समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अब देखिए इसके बाद नीचे इसमें कमेंट भी लिखा हुआ है। कमेंट क्या होता है, डिस्कस क्या होता है, ठीक है। अक्सर लोग डिस्कस, कमेंट और भी में फर्क नहीं समझ पाते, एक्सप्लेन, एग्जामिन, इन सब में फर्क नहीं समझ पाते। तो बेसिक चीजें जान लो, मैं फिर उसके बाद आपको भेजूंगा तो फिर समझ लेना। तो अभी अगर कहते हैं डिस्कस, टू द पॉइंट लिखना किसको कहता है, तो डिस्कस का मतलब क्या कहोगे, क्या कहोगे डिस्कस मतलब? अरे अपने जो भी समझ में आता है बोलो, ये क्या समझ में आता है डिस्कस मतलब क्या? अगर मान लो ऐसे बोल दिया, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से सॉर्निटी, ठीक है, डिस्कस। डिस्कस का मतलब ऐसा समझो कि व्हाट, डिस्कस का मतलब व्हाट, यानी उसको कुछ नहीं पता, कोई कुछ तो पढ़ा है हिस्ट्री में, जैसे पढ़ा है 1857 के रेवोल्यूशन पढ़ा है, 1857 का रिवोल्यूशन पढ़ा है ना, 1857 की क्रांति पढ़ा है, नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है, नहीं याद। मतलब कोई भी चीज अगर ऐसा है कि भाई कोई भी बात है तो यानी आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, यानी उस बंदे को, एग्जामिनर को मान लो कुछ नहीं पता, जब उसने बोला डिस्कस, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके बारे में सब कुछ बताना है। व्हाट, शुरुआत कहां से करनी है, व्हाट से, क्या था, कैसे था, क्या हुआ, सारा कहानी सुनानी है। मतलब क्या करना है, कहानी सुनानी। डिस्कस मतलब क्या है, सबसे आसान होता है डिस्कस को लिखना, सबसे आसान। अगर आपको पता है बस वही लिख देना जो फैक्ट आपको पता है। इसको समझ में आ गया क्या होता है? साथिया समझ में आ गया? ठीक है, आवाज जा रही है तो मुझे नहीं है, चलो कोई बात। तो डिस्कस आसान है लेकिन कमेंट आसान नहीं। सबसे टफ होता है कमेंट देना या ओपिनियन देना। तो कमेंट का मतलब तो ओपिनियन देना, ठीक है ना। ये डिफिकल्ट काम है, क्यों? क्योंकि वो प्रीअज्यूम कर लिया उसने कि तुम्हें पता है 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, कमेंट। अब मसला ये हो गया कि वो ये प्रिज्यूम करके बैठा है कि आपको सब कुछ पता है 1857 के बारे में। अगर आपने उसको बताया कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई थी, उसमें बहादुर शाह जफर थे, उसमें तात्या तोपे थे, उसमें ये थे वो थे, तो आपको 0 नंबर मिलने वाले। क्यों? क्योंकि सब कुछ फैक्ट सही है लेकिन वो डिस्कस किया। बात समझे? आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या समझते हो इसके बारे में। 1800 आपने उससे क्या कंक्लूजन निकाला है, आपने उसके क्या निष्कर्ष निकाला है, उससे क्या आपका ओपिनियन बना है, बिल्ड हुआ है,
वो आपको बताना है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यानी एक तरह से ओपिनियन देना। कमेंट करने का मतलब यह है कि आपने इसमें से मेन मेन पॉइंट निकाल के बातें करनी, ये चीज होती है, ठीक है। ओपिनियन का मतलब होता है फाइनल, आपको अपना ओपिनियन पक्ष रखना होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। एक वर्ड आता है, तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आई आपके, आपके आ रही समझ में? अरे इल्यूसिडेट दिया है, इट मींस टू थ्रो लाइट और एक्सप्लेन, ठीक है। A statement is to be made intelligible by providing relevant facts and figure। क्या बोला था मैंने? फैक्ट्स एंड फिगर देना, रेलेवेंट फैक्ट फिगर जो भी उसके रिलेटेड हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को ऑप्शनल में इतना जरूरी है ना, ये जीएस में चल जाता है कभी कभी। जीएस में क्या होता है ना कि जनरल स्टडीज में कम वर्ड्स लिखने होते हैं, है ना। सो कम वर्ड्स जब लिखने होते हैं तो ठीक है, मतलब अगर आदमी इधर उधर भी हुआ तो समझ जाता है, ठीक है, हो गया। लेकिन कम वर्ड्स में ज्यादा बातें कहना भी मुश्किल काम है ऐसा। लेकिन जीएस में क्योंकि वो सोचता है हाँ एक लेमन लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, है ना। जैसे साइंस बैकग्राउंड का आंसर है, आपका बैकग्राउंड जो है आर्ट्स है, तो ठीक है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आंसर नहीं लिखना है, और चाहिए भी नहीं उनको। लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मैं ये वर्ड्स बता रहा हूँ, फिर हम लोग जाएंगे उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि फैक्ट्स एंड फिगर, इस बात को ध्यान रखना, अगर फैक्ट्स एंड फिगर नहीं दिया आपने, ठीक है, कुछ भी, तो ये फिर माना नहीं जाएगा, ठीक है। You are not going to differ on such question, but just follow the track। आपको जो ट्रैक है उसी को फॉलो करना है, रेलेवेंट फैक्ट एंड फिगर देना है। अब ये नहीं कि बात कर रहा है वो जनसंख्या की, हम बार उसको पढ़ाए जा रहे हैं पॉलिटी, तो नहीं बात बनेगी, ठीक है, उसी पे रहना है। और गिव एक्सप्लेनेशन इफ रिक्वायर्ड विद एग्जांपल, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड एग्जांपल तब देना है जब जरूरत, यहाँ जरूरी नहीं एग्जांपल देना, जरूरत हो तो, ठीक है। टू इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है कि अपने स्टेटमेंट को कन्विंस करना है, आपको कन्विंस करना है फैक्ट्स एंड फिगर देके। इल्यूसिडेट हो गया, इल्यूसिडेट आएगा, लिख लोगे। अगला आया एक्सप्लेन। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम एज इल्यूसिडेट, लेकिन माइनर डिफरेंस ये है कि आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है, डेफिनेशन नेसेसरी डिटेल्स दे दो, ठीक है, स्टेटमेंट के बीच में रहो, उसी को एक्सप्लेन कर दो, बात बन गई। कोई जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आओ, कुछ नहीं, आपने स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया, बात को एक्सप्लेन कर दिया, बात समझ में आ गई। कोई जरूरत नहीं कि आप इलस्ट्रेशन दो या उसमें फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आओ, कुछ ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। सपोर्टिंग आर्गुमेंट लाने की जरूरत नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, मतलब सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया, बात बन गई, डेफिनेशन दे दिया, नियर और नेसेसरी डिटेल्स दे दी, हो गया काम, ठीक है, चल गया, ठीक है। कमेंट का मतलब, अच्छा उसके बाद में आपका कमेंट से पहले हम इलस्ट्रेट देख लेते हैं। इलस्ट्रेट वाला पेज होगा, इलस्ट्रेट है, देखो इलस्ट्रेट, क्योंकि अक्सर इलस्ट्रेट में इन तीनों में से इलस्ट्रेट में कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या है, इलस्ट्रेट अगले पेज पे दे रखा है, देखो बच्चा। To give example to explain the topic in the statement and to make it clear, here two relevant data, quotation, facts can help to point out, but it must be remembered that you are not going to write an opposite, ठीक है, opposite है ये, to the statement। One need to follow the direction of the statement and explain it in that way। और इसमें एग्जाम्पल जो है, गिव एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या लिखा है, टू गिव एग्जाम्पल, सबसे पहला वर्ड जो बोला है कि एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है आपको टॉपिक को। तो पहला लाइन ही स्टेटमेंट का सबसे कीमती है कि टू गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ द स्टेटमेंट। उसके में फिर उस एग्जाम्पल के लिए आपको जो भी क्लियर करने के लिए कहना पड़े कर दो। देखिए तो तीन बातें समझ में आई। एक्सप्लेन में सिंपल, जर्नल नेसेसरी डिटेल्स एंड ऑल, फैक्ट्स एंड फिगर उसमें नेसेसरी, यहाँ एग्जाम्पल नेसेसरी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ गया कमेंट। देखो अब इसमें सेकंड थर्ड टॉपिक जो है कमेंट है, पहले वाले पेज पे कमेंट। कमेंट में क्या कह रहा है कि पर्सनल व्यू देना है, क्या देना है, पर्सनल व्यू। तो कमेंट का अगर बोलते तो इसका मतलब आर्ग्यू नहीं करना होता है, मतलब मारने पीटने नहीं लग जाना है। अपना ओपिनियन देने का मतलब बैलेंस व्यू देना है, अपना ओपिनियन देना है, नेसेसरी बैलेंस रखना है, कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस व्यू रहे, ठीक है, ओके। हाँ, अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव या वो हो तो आप भी एक साइड ले सकते हो, ठीक है, एनी वन साइड जा सकते हो कमेंट करते वक्त। मतलब क्या होता है कि कुछ टॉपिक बहुत ही नेगेटिव होते हैं, जैसे रेप इंडिया में रोकना चाहिए। अब तो रेप को हम सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, हमें अगेंस्ट रहना पड़ेगा उसके, वो बहुत ही नेगेटिव टॉपिक है ना। ग्रे एरिया में नहीं है वो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें उसके अगेंस्ट में रहना पड़ेगा, कोई वन साइड हम ले सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन, इसमें कमेंट करते टाइम आप इलस्ट्रेशन दे सकते हो, इंसिडेंट, डेटा, फैक्ट, कुछ भी, आपको अपना व्यू प्रूव करना है, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या है, आपका व्यू, अपना व्यू, ठीक है। एग्जामिन, एग्जामिन में एक बात बहुत जरूर याद रखना, इसमें कंक्लूजन मस्ट है। क्या है, सिंपल वर्ड, कंक्लूजन मस्ट है। आप एग्जामिन करते हो, एग्जामिनेशन के बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है कि नहीं आता, तो रिजल्ट देना जरूरी,
ठीक है, क्वेश्चन कंपल्सरी रिक्वायर द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब रिजल्ट है। अगर रिजल्ट आपने नहीं दिया, आपने पूरा लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ऐसी कैसी कर दी उसकी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेंगे जब तक आपने रिजल्ट पे लाइट नहीं डाला है। ठीक है, तो वन कैन नॉट बी इन द मिडिल पाथ। यहाँ पे मिडिल पॉइंट आप नहीं ढूंढ सकते कि किसी अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, ये वाला काम यहाँ नहीं कर सकते। आपको एक साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक वो देना पड़ेगा, मतलब ओपिनियन, आपको फाइनली रिजल्ट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट पूरा एनालाइज करने के बाद कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, मेरिट डिमेरिट सब कुछ डिस्कस करा और फाइनली कंक्लूड कर दिया कि ऐसा ये। ठीक है, एग्जामिन हो गया। एक होता है क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है कि हियर टू वन मस्ट गिव जजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट हियर, one need not to justify any fact or point, but to be critical to them so that no side for or against seem to be favored. As a critic does not either for or against but for the same aspect against at others. मतलब कि है क्रिटिकल रहना है आपको, यहाँ पे एग्जामिन करना है। ये नहीं कि एक साइड में आप क्रिटिकल हो गए और एक साइड में रह गए, दोनों साइड में आपको क्रिटिकल रहना है, दोनों साइड में आपको उसके फैक्ट देने और जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी, जस्टिफाई नहीं करना है। क्रिटिकल का मतलब होना है कि जस्टिफाई खुद करो। हमने बता दिया, हमें जो लगा हमने बता दिया, ये भी पॉइंट बता दिया, वो भी बता दिए। ठीक है, हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। अगेंस्ट आप यहाँ पे भी रिजल्ट दोगे आप, लेकिन रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं करोगे। आप नहीं समझे बात को, समझिए या नहीं समझे? देखो, एक होता है कि मैंने कह दिया कि ठीक है आज क्लास नहीं होगी, रिजल्ट दे दिया, अब मैं जस्टिफाई नहीं करा कि क्यों क्लास नहीं होगी। ठीक है ना, ओके। एक होता है जस्टिफाई भी कर दिया कि नहीं है इस वजह से क्लास में, सेटिस्फाई करने के लिए हम जस्टिफाई करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन में हम रिजल्ट देने के बाद ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, दोनों साइड में हम बैलेंस बातें करते हैं, क्रिटिकल रहते हैं। ठीक है, और एग्जामिन के अंदर हम अपने पॉइंट को या कमेंट में जब हम लिखते हैं तो हम अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, और हर जगह जस्टिफाई, हाँ एग्जामिन में रिजल्ट देना है, जस्टिफाई करने की बहुत जरूरत नहीं है, रिजल्ट देना जरूरी है। तो सर एग्जामिन में सिर्फ रिजल्ट देना जरूरी है। रिजल्ट दे दिया आपने, ओवरऑल देखो, ओवरऑल आपने प्लस या माइनस करके आपने पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हो एग्जामिन में, नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्रिटिकल में आपको दोनों पॉइंट को बैलेंस लेकर चलना है और क्रिटिकल दोनों तरफ रहना है और फाइनली एक कंक्लूजन देना है, ज्यादा जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि यू आर क्रिटिक। कहते ना कि ये क्रिटिक है, क्रिटिक का मतलब ये है कि वो निंदक नेरे राखे, निंदा ही करनी है ज्यादा, लेकिन आप इतना भी निंदा नहीं करना कि गाली देने लग जाओ। ठीक है ना, दोनों को बैलेंस, दोनों बैलेंस हमेशा बैलेंस रखना ही जरूरी होता है। बट फिर भी लास्ट में आपको क्रिटिकल होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस बिना। क्रिटिक जो है वो किसी चीज के अगेंस्ट दोनों तरफ से मतलब एनालाइज करता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे क्रिटिक रहता है। ये क्रिटिक यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं। डिस्कस का मतलब मैंने क्या बताया, गा दो सब, ठीक है, डिटेल दे दो स्टेटमेंट की, कंपैरेटिव इजी, मतलब इजी बना दो उसको, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट जो नेसेसरी डिटेल्स है उनको बताओ, एस्पेक्ट बताओ, क्वेश्चन को जो सेटिस्फाई कर दे आंसर को। मतलब ठीक है, 1857 क्या है, बच्चे को जैसे कहानी सुनाते ना, बेटा ऐसा हुआ था, घोड़ा आया था, रानी लक्ष्मीबाई आई थी, वो क्या नाम है, वो क्या नाम उनका, साथिया तोपे आए थे और ये आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पे हुज रोज के खिलाफ ऐसे लड़ाई की, वहां पे हुज रोज ने मारा, ये किया वो किया, अपनी कहानी सुना दी आपने। सबसे पहले हम लोग कहानी तो सुनाते हैं, डिस्कस ही करते हैं, आफ्टर दैट उस पे हम आगे जाते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि सबसे आसान ये होता है डिस्कस करना। बस आपने पढ़ा है तो आप जरूर कर दोगे, लेकिन इसमें व्हाट होता है, होता क्या, अब आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं लिख पाओगे, तो फिर उसमें एग्जामिन क्या करोगे, फिर कुछ नहीं लिख सकते भाई। जब उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, व्हाट ही नहीं पता है, तो क्यों, कैसे, कहाँ, कब, वो तो क्या बताओगे, है क्या चीज है। फिर मैंने अचानक से आपको बोला कि रेशियो डिसिडेंटी, अब रेशियो डिसिडेंटी आपने सुना ही नहीं क्या है, तो उसमें क्या आप एक्सप्लेन करने जाओगे, कुछ नहीं ना, बात कहानी खत्म। ठीक है, एनालाइज, अगला देखो, एनालाइज का मतलब समथिंग साइंटिफिक टेक्निक होती है। एनालाइज हमेशा साइंटिफिक टेक्निक की तरह होती है। इसमें वन एस्पेक्ट को हम लेते हैं, एक एस्पेक्ट को लेके उसको कंसीडर करेंगे। होता ना कि स्टेप वाइज, आपने सुना होगा कि साइंस क्या है, साइंस को सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो जहाँ पे सिस्टमैटिक वे में एक एक एस्पेक्ट को लेकर कंसीडर करेंगे। जैसे एक पॉइंट होता है ना, जैसे एक ऑब्जर्वेशन होती है, तो एक पॉइंट को लिया उसको ऑब्जर्व किया, दूसरे पॉइंट को लिया ऑब्जर्व किया। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसमें करेंगे। व्हाइल डीलिंग विद वन एस्पेक्ट, हम उसको एग्जामिन भी करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे, हम उस पर कमेंट भी करेंगे। यानी कि हम उसको डिस्कस करेंगे, पहले बताएंगे कि ये चीज है, अच्छा, उस पर कमेंट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसका रिजल्ट देंगे और फिर अपना ओपिनियन भी देंगे।
ठीक है, कंक्लूड करेंगे सेपरेटली एक एक पॉइंट को सिस्टम कि के हाँ एक पॉइंट को कंक्लूड भी करते चलेंगे, एक एस्पेक्ट उसको कंक्लूड किया, दूसरे एस्पेक्ट उसको कंक्लूड किया, ऐसे काम पूरा करते हुए चलेंगे हर एस्पेक्ट को। उसको कहते हैं एनालाइज का। समझ में आई बात? तो एनालाइज सेपरेटली होता है, बट रिमेंबर करना है कि डिफरेंट ये है, इसमें कंक्लूड सेपरेटली एस्पेक्ट विदाउट हैविंग रेलेवेंस टू द अदर बाय रिमेंबर each aspect differently analyzed must be coordinated and conclusion should be formed as a whole and whole analysis। अब देखो ये भी है कि आप ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक से ही हट जाएं भाई, आप जिस चीज को एक्सप्लेन करते हो एनालाइज करते हो आ रहे हैं वो फैक्ट 1 फैक्ट 2 फैक्ट 3 फैक्ट को आपने एनालाइज कर दिया, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। अब फाइनली आप कह सकते हो कि इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन and the examination and the discussion that we have done point 1 and point 2 and point 3 finally we can conclude this। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको फाइनल कंक्लूजन एनालिसिस का देना। क्लियर है? Yes, sir. तो होल एनालिसिस हमारी हो गई कि मतलब हमने एकदम अच्छे से एनालाइज किया। इलस्ट्रेट मैंने बता दिया। सिंपलीफाई, कोई जब आर्गुमेंट जब होता है, कोई डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसको कोई मतलब चीज होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आर्गुमेंट दे दिया, जैसे बोला कि क्या नाम, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। बोला अब सो क्या समझ में, रॉबर्ट फर्स्ट की पोएम है ये, क्या है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। अब इसको बोलेगा और सिंपलीफाई करो, है ना, आसान है, चलो सिंपलीफाई करो, है साजिया। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप पढ़ा है ना तुमने? नहीं पढ़ा? ये पोएम पढ़ी है? नहीं सर। नहीं पढ़ी। तो इसमें the woods are lovely dark and deep but I have promised to keep and my eyes to go before I sleep and I to go before, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है। जैसे उसमें एक दे दिया था कि मतलब the flow of Yamuna is fertilized by Thames not by Potomac, ठीक है। अब उसमें बोल दिया उसने कि सिंप्लीफाइंग द लाइट ऑफ इंडियन पॉलिटी, मान लो ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये स्टेटमेंट ही टफ है, ज्योग्राफी वगैरह घुसा रखी है इसमें। पोटोमैक यानी कि इंडिया की जो पॉलिटी है, देखो उसमें क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ यमुना इज फर्टिलाइज्ड बाय पोटोमैक नॉट बाय थेम्स, बाय थेम्स नॉट बाय पोटोमैक। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्लो ऑफ यमुना, यमुना इज द रिवर दैट फ्लोज नियर बाय द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक। थेम्स इज द रिवर दैट फ्लो नियर बाय लंदन, तो लंदन के पास में वो यूके की कैपिटल है। पोटोमैक इज द रिवर दैट इज वाशिंगटन डीसी के बगल में बह रही है। तो आप ये क्या कह रहा है कि इंडिया की जो पॉलिटी है, दिल्ली की जो पॉलिटी है, वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय थेम्स नॉट बाय पोटोमैक। तो फर्टिलाइज, तो द फ्लो ऑफ यमुना इज फर्टिलाइज्ड बाय, यानी निकली है कहां से, थेम्स से, ना कि पोटोमैक से, यानी कि इंडिया की जो पॉलिटी है इंस्पायर्ड है यूके से, ना कि यूएस से। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके समझाना है, ठीक है। सो बात समझ में आई? तो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला था वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी कि संसार बड़ा खूबसूरत है, वैसे वुड्स मतलब जंगल होता है, लेकिन वो कह रहा है कि जंगल मतलब क्या, जो सीनरी है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, डार्क है, डीप है, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, लेकिन मुझे अपना वचन निभाना है, मुझे अपना वादा पूरा करना है, एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे बहुत दूर जाना है मरने से पहले। स्लीप मतलब मरने का यहाँ मतलब हो गया, तो मरने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है, यानी कि बहुत कुछ करना है लाइफ में, मैं इस दुनिया के रंगीनियों में खो नहीं सकता हूँ। आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग बिफोर आई डाई, ठीक है। तो ये उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आसान भाषा में आप उसको कैसे भी डिटेल वगैरह देकर, एग्जांपल वगैरह देकर उस स्टेटमेंट को ऐसे इजी बना दो, जो टीचर का काम होता है बेसिकली, कि कोई कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, देखो किताबों में सब कुछ होता है, ऐसा कि नहीं है, लेकिन उसी को सिंप्लीफाई करना, उसी को समझा देना, उसी को एग्जांपल दे देना जहां जिसकी जरूरत हो, ये काम टीचर का है। सिंप्लीफाई टीचर बहुत अच्छे से करता है अगर अच्छा टीचर है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को आसान बना देता है आपके लिए कि इजी टू ग्रैस्प हो जाए, ठीक है। तो आपको एक टीचर बनके सोचना है कि मेरा बच्चा गधा है मेरे सामने, जैसे मैं समझता हूँ, मेरे सामने कोई भी आता है, चाहे वो आईएससी हो, तो मैं उसको समझूंगा इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, और उसको भी समझना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, तब वो मुझसे सीखेगा। हो सकता है एक पर्टिकुलर, जैसे साजिया के अंदर बड़ी अच्छी आदत है, मान लो कोई चीज जानती भी है तो भी कहेगी सर बताइए, तो थोड़ा सा उससे क्या होता है कि उसको जो पता है उसमें हो सकता है मैंने कोई एडिशनल बात कही हो, तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, अपनी तरफ से बता दी, उसके बाद तो ये बहुत अच्छी आदत है। ऐसे ही कोई बच्चे होते हैं जिनको मतलब सुनना भी चाहते हैं, तो सुनेंगे जब तो सीखेंगे भी, कुछ ना कुछ तो नया आ जाएगा ना। तो ऐसे में बहुत सी चीजें आ जाती है नहीं। और पता है कई बार हम कोई चीज को पढ़ते हैं, एक बार हमें ऐसा लगता है कि यार हमें इसे पता है, हमें ये पता है, हमें तो आता ही है, बट एक्चुअल में जब उसको दोबारा पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये तो हमें ध्यान ही नहीं दिया, राइट, ऐसा खुद ही पढ़ के लगता है, राइट। तो इसीलिए हमें मतलब ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए हमें सब आता है, हमें कोशिश करनी है कि हमें सीखना है, तभी हम सीखते हैं,
ठीक है, तो सिंप्लीफाई समझ में आ गया, आसान स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद होता है एलेबरेट। हाँ देखो, एलेबरेट मतलब क्या होता है, ठीक है, एलेबरेट मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना ही हम समझते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इट रिक्वायर टू ऐड रिलेटेड डिटेल टू मेक द फुल मीनिंग। इसमें एलेबरेट में क्या होता है, जैसे कि अधूरी बात कहती है, डू और डाई, डू और डाई। अब डू और डाई तो कह दिया आपने, तो अब हम कैसे कहें कि इसको, अब इसमें कह दिया आपने एलेबरेट करो, तो इसका मतलब हमें गांधी के पास जाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि गांधी जी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और उसके बाद जब अंग्रेजों ने बदमाशी की और क्या नाम है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर अंग्रेजों ने जब मतलब ये कहा कि हमें, हम लोग को वर्ल्ड वॉर मतलब वो नहीं दिया, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे और डोमिनेट स्टेटस की बात कर रहे थे, वो भी कहते हैं वार के बाद देंगे, तो गांधी जी ने कहा ये तो अंत हो गया है, तो दुख की मतलब हद हो गई, नाव पानी जो सर से ऊपर निकल गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डू और डाई वाला। तो हमें उसको एलिब्रेट किया हमने कि ये कहाँ आया, कहाँ से आया, किसने कहा, कैसे हुआ, समझ रहे हो ना, तो ये एलिब्रेट हो गया। तो स्टेटमेंट जो है मतलब क्या होता है कि इसमें अक्सर ये होता है कि स्टेटमेंट पूरी मीनिंग नहीं दे रहता है, जब एलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं तो उसमें पूरी मीनिंग नहीं होता, तो उसमें हम लोग बैकग्राउंड देते हैं उसका, जैसे मैंने बोला ना कि 1857 गांधी जी का नाम लेकर आया मैं, तो वहां पे क्लियर हो जाता है कि आपको सारी पिक्चर पता है, आपको सिर्फ एक वर्ड बोला और आपने बता दिया, मतलब एक वर्ड दे दिया, उसके बाद आपने एलिब्रेट करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब आप उसकी बैकग्राउंड स्टोरी लेकर आओ, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर कभी बाई चांस ऐसे होता ना कि क्या नाम है, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि वही मैंने बोला डू और डाई, तो डू और डाई में हम लोग पूरा क्या लेकर आएंगे, नॉन कॉपरेशन, वो सॉरी क्या नाम है, कौन सा लेकर आएंगे, कौन सा, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, वही पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर आएंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन लेकर आएंगे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर आएंगे ना, और वो फिर वर्धा वगैरह लेकर आएंगे कि गांधी जी ने वर्धा में स्पीच दिया और उन्होंने कहा, सारे लोग इकट्ठा हुए उसमें, उन्होंने कहा कि अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं है, आइदर क्या आप मर जाओ इन द अटेम्प्ट और करो या मरो में, उन्होंने क्या कहा कि आइदर आप अटेम्प्ट करते हुए मर जाओ, ठीक है, आइदर हमें जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए, गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहिए, तो फिर वो पूरी बात फिर ब्लडी मूवमेंट हो गया और बहुत सारा, तो पूरा बैकग्राउंड लेकर आए, उसमें लॉर्ड इरविन को लाना पड़ेगा कि इरविन फेल हुआ, ठीक है, इरविन का मिशन फेल हुआ, अगस्त ऑफर फेल हुआ, वो समय पूरा लाना पड़ेगा, तो हमें पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि अरे ये तो यार वो इंडिपेंडेंस जब इंडिया हो रहा था तब की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की बात है ना, तो अब एलिब्रेट कर दिया तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर आता है आर्ग्यू, क्या बोला, आर्ग्यू में आपको क्या होता है कि टू आर्ग्यू इज टू गिव फॉर और अगेंस्ट आर्गुमेंट, ठीक है, और डिफरेंट एस्पेक्ट और इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, रिमेंबर बोथ साइड मस्ट बी कवर्ड, आर्गुमेंट दोनों साइड कवर करना है, बैलेंस आर्गुमेंट ज्यादातर एडवाइजेबल होता है जब तब तक बैलेंस आर्गुमेंट आप दे सकते हो आर्गुमेंट में जब तक कि बहुत ही नेगेटिव या पॉजिटिव टॉपिक ना हो, ठीक है, तब तक आप आर्ग्यू में यह होता है कि आपको जो है डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने होते हैं स्टेटमेंट के, और जैसे कहते हैं ना कि बहस होती है एक तरह से, ठीक है, और आपको दोनों साइड कवर करने पड़ते हैं आर्गुमेंट में, तो यहाँ पे और बैलेंस व्यू रखने वो होता है। एक होता है रिव्यू, क्या होता है रिव्यू क्या होता है, आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट दे देगा, क्या दे देगा, आप उसका इंस्पेक्शन करोगे, क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे ओवरऑल, ये ऐसा ऐसा था, कोई फैक्ट दे देगा या कुछ भी दे दिया, जैसे हमारे पास आता है ना रिव्यू ऑफ दिस, तो रिव्यू क्या होता है कि हम उसके ओवरऑल एनालाइज करते हैं, उसका आउटकम रिजल्ट जो भी हमें आता है, जो भी हमें समझ में आता है उसको हम लिखते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं रिव्यू करना, यानी उस पूरे उसको हम एनालाइज करते हैं एंड फाइनली अपना ओपिनियन देते हैं उस पे, तो ये ज्यादातर हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है, राइट, रिव्यू करना, तो किसी इंसिडेंट को रिव्यू करना कि उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हुए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कैसे हुआ, उसको क्या आप ओवरऑल एनालाइज करते हो, गांधी जी की गलती थी क्या, ऐसे मतलब उसको बंद कर देना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, है ना, तो ये सब मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में मतलब ये रिव्यू कर सकते हो। फिर होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि आपको फैक्ट दे दिया, आपको कुछ दे दिया, कोई बात कह दी, अब आप मरो जाके करो जस्टिफाई, उसमें है आर्गुमेंट करो, वकील बन जाओ, मतलब वकालत करनी है, ठीक है, या ये मरवाने वाला नंबर होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी बोल देगा, फिर आपको उसको जस्टिफाई करना है, अब लेकर आओ फैक्ट्स, जस्टिफाई करो, ठीक है। तो जस्टिफाई में क्या होता है कि कोई एक स्टेटमेंट होता है रिगार्डिंग एनी रिजल्ट और डिसीजन और फैक्ट कुछ भी, तो कैंडिडेट को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको बेनिफिट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी कोई स्टेटमेंट देते थे a+b का होल का डबल स्क्वायर, कुछ बोल देते हैं ऐसे, और उसके बाद में पता चलता है उसको संबित पात्रा और ये सारे लोग बैठ के जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, पापा का
स्टेटमेंट सारे लोग जस्टिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि वो न्यूज चैनल वाले भी करते हैं ना, उसकी मेरिट्स बताना शुरू करते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स बताना शुरू करते हैं। इसमें डिमेरिट्स नहीं बताएंगे, जस्टिफाई में कभी डिमेरिट्स नहीं आती, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब है कि उसको मेरिट्स बतानी है, एक्सप्रेस करना है, मिनिमाइज और एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। देखो कितनी कलाएं हैं, एडवर्स साइड पे को मिनिमाइज करना है, अगर खत्म नहीं एलिमिनेट कर पाओ तो तुम औसम हो गए थे, लेकिन अगर एलिमिनेट नहीं कर पाओ तो क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है, एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज कर देना। जैसे कोई बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया नैनो चिप वाला 2000 के जैसे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, हाँ मतलब कोई भी उसमें क्या नाम न्यूक्लियर सेफ्टी डील में उसने साइन कर दिया, अब वो है, अब उसको भी जस्टिफाई करने लग गए लोग। अदानी को प्रोजेक्ट दे दिया कि सारा उसका इतना खर्चा था तो भी दे दिया, क्यों, नीरव मोदी भाग गया, उसके लिए क्या किया, अब हाँ हम लेकर आएंगे हम, तो जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। यानी ये होता क्या है कि जो प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट होता है उसको लॉजिक देकर स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना पड़ता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, और ये बड़ा मुश्किल है। कभी कभी बड़ी खतरनाक जगह पे, जैसे जब बीजेपी हारती है तो शहनवाज हुसैन को भेजते हैं ना वो जस्टिफाई करने के लिए, है कि नहीं। तो ये आई होप कि आपको ये वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा, और ये मेंस में बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, जीएस में भी मैटर करता है, और क्या नाम है, ये आपको नॉर्मल राइटिंग में भी मैटर करता है, और हमें नंबर नहीं मिलते। उसकी वजह क्या होती है कि इसको कहते हैं टू द पॉइंट, जैसे कहते हैं ना कि आप टू द पॉइंट आपने लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं होता टू द पॉइंट, उसने इलस्ट्रेट बोला है तो टू द पॉइंट क्या हुआ, इलस्ट्रेट करो ना, उसने एक्सप्लेन बोला है तो एक्सप्लेन करो ना, उसने आर्ग्यू बोला है तो आर्ग्यू करो, ठीक है। अब आपने बोला कि क्या नाम है, अब जैसे मैंने बोला 1857 अभी बोला ना, वही उसी को ले लेते हैं। 1857 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट। अब एक में वो एज्यूम क्या कर रहा है कि डिस्कस मतलब आपको कुछ नहीं पता, आपको बताना है भारतीय संविधान ये होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है, इतने दिन में बना है, ऐसे बनाया गया है, इसको B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसमें इतनी कमेटी थी, और जवाहरलाल नेहरू थे, ये थे वो थे, सब कहानी पूरी बता दी, ठीक है। उसने हमारा क्या नाम है 2 साल 11 महीने 18 दिन में 64 लाख रुपए खर्च करके ऐसा वैसा करके ये बना है, ठीक है। 11 सेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, प्लान डिकान सब है, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ, और क्या नाम है 26 नवंबर 1949 में खत्म हुआ, ठीक है। 13 अगस्त को उसका 13 दिसंबर को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसको बाद में प्रीएम्बल बनाया गया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास करवाया, और ये वो प्लान डिकान सब डाल दिया, क्या है डिस्कस, ठीक, क्लियर है। लेकिन जैसे ही क्या नाम है उसने बोला कमेंट, तब उसने एज्यूम कर लिया सब आपको। अब आप बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सही में आपके ओपिनियन में काम कर रहा है जिसको दिया गया था? आज बताओ, क्या सही में हम आजाद हैं? क्या हम रिपब्लिक सही में हैं? क्या हम सोवरेन सही में हैं? क्या हम सोशलिस्ट सही में हैं? क्या हम क्या नाम है जस्टिस दे रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल? क्या हम लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ वर्शिप कर रहे हैं? हैं? ये फेटर्निटी हमारे यहाँ है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, पहलू खान मार देते हो है? त्यागी बन के बंदा खुश नहीं है। कौन? जितेंद्र है ना, जितेंद्र त्यागी बन गया, वो वसीम रिजवी, तो क्या खुश है? अब ये बताना पड़ेगा कि सेकुलर कंट्री में कितना सेकुलर है, बात समझ आई? अब उसने रिज्यूम कर लिया कि आपको सब पता है, प्रीएम्बल सब पता है आपको, आर्टिकल 25, 28, 27 सब पता है, ठीक है। उसने अब आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग कैसा है, ये हो गया कमेंट। अब बताओ कितना डिफरेंस हो गया। अब टू द पॉइंट आंसर क्या हुआ, जब आपसे बोला कमेंट तो आपने ये लिखा जो मैंने अभी बोला, और जब आपने अपना ओपिनियन दिया और उसने चीजें बताई, एनालाइज किया, और जब मैंने बोला डिस्कस तो आपने उसकी कहानी बताई बच्चों को, जो सबसे पहले की जाती है। अब आपने पता चला कहानी बताने शुरू कर दिया, अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया, पता तो है नहीं, हाँ बड़ा अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा अच्छा है। अबे अच्छा नहीं पूछ रहे, बता, डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, तो पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जो है ये हो जाएगा कि आपने टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखा। तो अक्सर तो लोग यही नहीं जानते कि टू द पॉइंट होता क्या, तो मेंस का आंसर कैलकुलेट, और अक्सर लोगों को मेंस में जो नंबर नहीं मिलते वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये टीचर्स होते हैं वो ये कभी बोलते ही नहीं होते आंसर लिखो, इस तरह से एनालाइज नहीं करते। जब वो आंसर लिखते हैं बच्चे तो इस तरह से एनालाइज नहीं करते हैं कि हाँ ये आपने इस तरह से लिखा, समझ रहे हो ना। तब जाके स्किल होते हैं, राइटिंग स्किल इंप्रूव हुई है ना, तो ये बातें जब ध्यान में रखोगे तब राइटिंग स्किल होती है। अंग्रेजी लिखने को राइटिंग स्किल नहीं कहते, ठीक है। तो ये हम